जिस तरीके की विजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रही और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बाकी जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी ये विजन है एक मॉडर्न ट्रांसफॉर्मिंग नेशन जो हमारी आज दुनिया देखती है, उसमें जो हमारे रीति रिवाज और जो हमारे बड़े इम्पोर्टेंट कल्चरल, रिलीजियस, आइकॉनिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, उसको अपलिफ्ट करना है। वो ओवरऑल विजन को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट की पूरी डिज़ाइनिंग और सोच विचार इस पे करा है। 2030 का अयोध्या आज की अयोध्या से कितना डिफरेंट होगा? आज की अयोध्या से तो वो पता नहीं कितना मल्टीपल टाइम्स सुनहरा होगा। एक अलग ही रूप होगा, एक अलग ही रूप जो हमने सिर्फ जिसके बारे में पढ़ा है, सुना है बचपन में, जिसके बारे में ड्रीम किया है, लेकिन वहाँ जाओ तो कुछ और ही हकीकत थी। वो हकीकत पुरानी हो जाएगी, वो हकीकत विल फेड इनटू डिस्टेंट मेमोरी। इट विल बी अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड सिटी। अयोध्या में राम टेम्पल का इनॉग्रेशन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी, लेकिन इसके साथ ही अयोध्या नगरी की एक नई यात्रा शुरू होगी। वो है एक ग्लोबल रिलीजियस हब बनने की आगे आने वाले सालों और दशकों में। एक अनुमान के मुताबिक सन 2051 में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या 20 करोड़ से ऊपर होगी। आज ये संख्या 2 करोड़ है। इसी तरीके से लोकल पॉपुलेशन में लगभग दोगुने का इजाफा होने जा रहा है। क्या प्लान किया है सरकार ने आगे आने वाले सालों और दशकों में अयोध्या के स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए? आइए जानते हैं देश के जाने माने आर्किटेक्ट दीक्षु कुकरेजा से, जिनकी कंपनी उस कंसोर्शियम का पार्ट थी जिसने अयोध्या का मास्टर प्लान 2051 तैयार किया है। Mr. Kukreja, we all know how momentous this occasion is going to be when the Ram temple is eventually unveiled in Ayodhya this January. I would just like to get a sense of how you really got in the loop. What is the kind of mandate which has been given to you? So first of all, I would say that it is a matter of great honor and pride, not just for myself, but my firm CP Kukreja Architects, कि हमें इतना जो एक विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट है ट्रूली, और जिसकी इतनी सिग्निफिकेंस आज ही नहीं लेकिन सदियों से जुड़ी हुई है, उसमें हमें एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और एक ऐसे शहर को, एक ऐसी जगह को जिसका इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है लाखों करोड़ों लोगों का उस जगह से, उसके ऊपर हम एक फिजिकल डायमेंशन ला पा रहे हैं, हम उसका एक परिवर्तन कर पा रहे हैं। वो एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो उस तरीके से तो मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस मानता हूँ। और जिस तरीके की विजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रही और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बाकी जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी ये विजन है एक मॉडर्न ट्रांसफॉर्मिंग नेशन जो हमारी आज दुनिया देखती है, उसमें जो हमारे रीति रिवाज और जो हमारे बड़े इम्पोर्टेंट कल्चरल, रिलीजियस, आइकॉनिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, उसको अपलिफ्ट करना है। वो ओवरऑल विजन को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट की पूरी डिज़ाइनिंग और सोच विचार इस पे करा है। ओके, मेरे ख्याल से शायद 2 साल पहले आपका काम ये शुरू हुआ था एंड यू आर पार्ट में कंसोर्शियम। जी बिल्कुल। जरा क्या ब्रॉडर नेचर क्या है ये सारे पार्टनर्स का, वो जरा समझाएंगे प्लीज। ये जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसके ऊपर जब चयन किया था कि किस डिज़ाइन फर्म को रखा जाए, और उनका जो RFP था एक ग्लोबल इनविटेशन था कि विश्व स्तरीय कंपनियां इसमें जुड़ें, इस प्रोजेक्ट से जुड़ें, उनका उस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारा रोल इसमें पूरे अयोध्या शहर को मास्टर प्लान और विजन क्रिएट करना है, विच इज़ अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट टास्क एंड हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो उसको देखते हुए कंसोर्टियम भी अलाउड थे। दैट मीन्स हम होते हुए हमारे साथ, जैसे हम मास्टर प्लानर और अर्बन डिज़ाइनर हैं और इंजीनियर्स हैं CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स में,
लेकिन इसके साथ साथ हमने और 2 कंपनीज के साथ मेल किया, और वो है, एक है ली एसोसिएट्स जो विदेशी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, और LNT इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में इतने इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके साथ जोड़ होके मेल होके हम तीनों का कंसोर्टियम था जिसने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया। एक सिलेक्शन प्रोसेस था और ऐसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ने भी पार्ट लिया था, और उस बेसिस पे हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी जो सोच हमने सरकार के सामने रखी, उस पे उन्होंने चयन करके हमें चुना। उसके बाद फिर वो पूरी कार्यवाही शुरू हुई मास्टर प्लान की। खूब हमने रिसर्च करी, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में सिर्फ हमारी सोच क्या है, हमारी एक ड्रीम क्या है, उसी को पेश कर देना तो ठीक है, ड्रीम तो मेरा काम ही है ड्रीम करना, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च कि ऐसा किसी भी इस दुनिया में कोई ऐसी जगह और हो जिसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, इस नेचर की रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, और वहाँ पे और ऐसे फैक्टर्स हो कि भाई आपकी पॉपुलेशन X है तो आपके टूरिस्ट या जो वहाँ पे लोग आएंगे दर्शन करने, वो 10x हो या 25x हो, वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह का डिज़ाइन होता है। तो आपकी आबादी तो छोटी है, लेकिन आने और जाने वाले लोग जो है वो बहुत संख्या के हैं, तो ये बड़े फैक्टर्स मैटर करते हैं इंजीनियरिंग साइड पे भी और ओवरऑल सोशल इम्पैक्ट पे भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पहले तो काफ़ी रिसर्च की दुनिया में, यहाँ तक कि अगर आप वेटिकन की बात करें, हमने वेटिकन शहर को स्टडी किया जिसमें बिल्कुल यही फैक्टर्स है। बहुत छोटी जगह है वो, बहुत कम लोगों की आबादी है, लेकिन आने वालों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है। तो इस तरीके के हमने फिर हिस्टोरिकल इंडियन सिटीज, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जिसे माना जाता है अपना काशी, उस पे हमने स्टडी किया कि किस तरीके से ओवर टाइम वो जगह डेवलप हुई है, किस तरीके से वहाँ का जो कल्चरल और हिस्टोरिकल फैब्रिक है वो आज की सोसाइटी के साथ एक कोएग्जिस्ट करता है बहुत सुंदर तरीके से। सो बहुत ऐसी चीज़ों को स्टडी करना पड़ा है, और उस बेसिस पे, और ये तो मैं एक बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको बता रहा हूँ, बट बहुत रिसर्च करते हुए, स्टडीज़ करते हुए, एनालिटिक्स करते हुए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, मॉडर्न एस्पिरेशंस को देखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स के बाद हमने ऑब्वियसली मास्टर प्लान और विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, और उसमें हमने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारी बहुत प्रेजेंटेशंस रही, चर्चा रही, हमें काफ़ी मार्गदर्शिता मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने दी, और उस बेसिस पे ही फाइनल रूप निकल के आया है वो मास्टर प्लान एंड विजन डॉक्यूमेंट का। ओके, अब मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, अगले कितने डिकेड्स का आपने वो कैलकुलेशन किया है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अराइवल, और उनके लिए जो आपको एमिनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी? कैन यू शेयर सम ऑफ द हार्ड नंबर्स कि आज अगर वो एक्स नंबर है, एक्स नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं, तो इस अनवीलिंग के बाद वो नंबर कहाँ तक जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से है, आपने ये तो हम सभी इससे वाकिफ़ हैं कि 5 ईयर प्लान्स होते हैं और 20 ईयर मास्टर प्लान्स होते हैं कई शहरों के, जैसे दिल्ली जैसे शहर का भी 20 ईयर मास्टर प्लान बनता है और भी कुछ शहरों का। बट हमारे लिए यहाँ ज़रूरी था टू लुक बियॉन्ड। तो हमारा तो अगर आप देखें टाइम पेंडुलम आप पूछें, सदियों तक पीछे जाके किस तरीके की अयोध्या नगरी थी और क्या उसका रूप बदलता रहा और क्या आज की अयोध्या नगरी, और उसी तरीके से हम अगर आगे सदियों का सोचें, हमने वो भी उस पर भी विचार किया है। तो हमारी विचारधारा सिर्फ इस पे नहीं रही कि भाई हम 5 साल 10 साल और 20 साल तक सीमित रहे, बट येस साइंटिफिकली अगर आप देखें तो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस कैन ओनली कीप गेटिंग डाइल्यूटेड ओवर टाइम, क्योंकि आज आप और मैं बैठे यहाँ पे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि 21-23 में आज से 100 साल बाद क्या दुनिया का रूप रहेगा या क्या शहर का रूप रहेगा। हाउएवर सर्टेन फंडामेंटल्स एज अ प्लानर आई कैन थिंक अबाउट। तो हमने उस तरीके से इस पे सोच किया, और हमने यहाँ पे ये ध्यान रखा है कि जो भी देखिए, एक और हमारे लिए चैलेंज क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर्स की बात करें कि अयोध्या में आज कितने पर्यटक जाते हैं या पिछले 10 साल में कितने गए हैं, वो सब एक तरीके से नहीं फैक्चुअल नंबर्स, रेलेवेंट नंबर्स, क्योंकि जो अब आने वाले समय में जब यहाँ पे राम मंदिर की स्थापना होगी तो उसके बाद जो नंबर्स होंगे उनका पिछले नंबर से कोई लेना देना नहीं हमारे हिसाब से, और नंबर्स विल गो मच लार्जर। सो ये प्रोजेक्शंस करते हुए ये देखा गया है कि जिस तरीके की भी वो सिटी को रूप मिले, इट शुड नॉट क्रम्बल अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स ऑफ दैट इनफ्लक्स ऑफ पीपल। ओके, तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी एज एन आर्किटेक्ट
क्या ये थी कि कल्चरल हेरिटेज को हर हाल में वो बिल्कुल सस्टेन रखना है, या उसको और भी ज़्यादा मतलब उसमें और भी ज़्यादा शीन ऐड करना है? व्हाट वाज योर प्रायोरिटी लाइक? तो अयोध्या सिटी का जो अब ये प्रोजेक्ट रहा है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है उस तरीके से। सो देयर इज़ नो डाउट कि हमने इस पे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका रखा है। बट जिस स्केल का देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कोई मॉन्यूमेंट्स की, हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ऐसे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, तो नॉर्मली ये चीज़ें कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात सीमित रहती है किसी एक बिल्डिंग को लेके, किसी एक मॉन्यूमेंट को लेके, कोई पुराना पैलेस हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, या जो भी इस तरीके से। पूरे शहर की बात, यहाँ पूरा शहर एक था जिसको एक रूप देना है, लेकिन उसका पुराना जो उसका सिग्निफिकेंस है उसको कहीं वाइप आउट नहीं करना, तो उसकी तो डायमेंशन ही बदल जाती है। तो इसलिए जो कल्चरल वैल्यूज़ यहाँ की रखी हैं, हमने एक तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिटी को ध्यान में रखते हुए, बेशक वो सरयू रिवर है या राम मंदिर और उसके इमीडिएट प्रिसिंक्ट है, या पुरानी अयोध्या नगरी है, या एक्सपेंडिंग नई अयोध्या नगरी है, या जहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और बहुत सुविधाएं डेवलप करने की एरिया, पब्लिक स्पेसेस। तो इन सब के लिए ऐसा लैंग्वेज मीडियम हमने चुना जो वहाँ का आर्किटेक्चर हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम एक मास्टर प्लान लेवल पे कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि ये मास्टर प्लान जैसे अभी तक हमारे देश में बनते आए हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। अगर आप कभी DDA का मास्टर प्लान भी दिल्ली का शहर का उठा के देखें तो जी, लाल रंग का मतलब यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड है, पीले रंग का मतलब यहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी अलाउड है। मेरे हिसाब से मास्टर प्लान ये नहीं होता। मास्टर प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मेंट फॉर लिविंग पीपल लाइक यू एंड मी। सो अयोध्या के मास्टर प्लान में भी हमने इतना काम किया, इतनी सोच लगाई है कि इसको कैरेक्टर कैसे मिलेगा वहाँ का, चाहे वहाँ का एयरपोर्ट हो, चाहे बस टर्मिनल हो, चाहे धर्मशाला हो, या शहर के द्वार हो जो लोगों को इनवाइट करेंगे। हर में हमने एक आर्किटेक्चरल लैंग्वेज भी डिसाइड करी कि इस तरीके का कैरेक्टर आना चाहिए, जो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था अगर हमने किसी शहर के लेवल का कल्चरल वैल्यू प्रिजर्व करनी है। अदरवाइज़ हम जाते हैं, अब जैसे हमारे कई पुराने शहर जो हैं वो इतने सुंदर बने हुए हैं, राजस्थान में कुछ ऐसे हैं, उदयपुर लो, जोधपुर लो, जैसलमेर लो, और बाकी प्रदेशों में भी बहुत ऐसे अनगिनत जूल्स हैं जी। और आज की डेट में अगर आप देखें हमारे शहर जिन्हें हम कहते हैं हैदराबाद, बेंगलोर या पुणे या दिल्ली, क्या है यहाँ का बिल्ट एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ क्या कल्चरल वैल्यू हम छोड़ के जा रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि ठीक है, हम एक अयोध्या को नया रूप दे रहे हैं, नया ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका सोल है, जो उसका अंदर का, जिससे वो जाना गया है सदियों से, that has to come manifest itself. That was very, very important. Outside of the temple, 3 मेजर रिकमेंडेशन क्या है आपका, या 3 मेजर कंपोनेंट क्या है जो आप ऐड करने जा रहे हैं, या तो आप रिवैम्प के फॉर्म में या फ्रेश क्रिएशन के फॉर्म में? जी, 3 मेजर हाईलाइट बताइए मुझे। देखिए, सबसे तीन मेजर को मैं नॉट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगर बात करूं, एक तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सरयू रिवर, और क्योंकि दैट इज़ नॉट जस्ट river which is flowing through a city, but it has a lot of cultural value attached to it and it has an environmental value attached to it. आज की डेट में हम किसी भी भारतीय शहर में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, हमारी जो रिवर्स, जो बेडरॉक ऑफ सिविलाइजेशन रहती थी, उनको हमने बैकयार्ड की तरह एक नाला बना दिया है, चाहे वो अपनी यमुना रिवर ही क्यों ना हो या कहीं पे भी शहरों में देखें। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सरयू रिवर को फिर से लाइफ लाइन ऑफ अयोध्या बनाया जाए, अ वेरी एक्टिव, वाइब्रेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली पब्लिक स्पेस। तो वो इम्पॉर्टेंट था। दूसरा था जो अपनी पुरानी अयोध्या नगरी है। अगेन मैं इसका उदाहरण आपको बाकी देश से कहूँगा कि हमने अपने ओल्ड टाउन, ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी, चाहे वो दिल्ली का शाहजहानाबाद हो, अहमदाबाद में पोल्स हो, या और जगह हैदराबाद वगैरह, हमने अपने ओल्ड टाउन को तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। बस ऊंची ऊंची नई इमारतों की बात हम करते रहते हैं, शीशे की इमारतें बन गई तो इंडिया मॉडर्न बना दिया। ये नहीं मेरी सोच इस तरीके की। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो पुरानी अयोध्या नगरी, नई डेवलपमेंट तो ज़रूर उसकी ज़रूरत है और वो बिल्कुल करनी है, और वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज द ओल्ड नगरी इटसेल्फ, कि उसको कैसे हम उसका कैरेक्टर ना डिस्ट्रॉय करते हुए, हाउ डू वी एनलाइवन इट,
और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनको ये नहीं कि वो एक तरीके के बस एक म्यूजियम की तरह वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कैसे वो उनकी एरिया को वाइब्रेंट किया जाए। तो जैसे आपकी होती है ओवरहेड केबल्स और बिजली की तारें, नंगी तारें, उनको अंडरग्राउंड किया जाए। स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल, ओपन नालियाँ जो रन कर रही होती हैं, खुली नालियों की जगह अंडरग्राउंड उसको प्रॉपर कवर्ड ड्रेन्स बनी जाए। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी वहाँ कैसी हो, अगर मैं किसी तरीके का हैंडीकैप पोजेस करता हूँ, चलने में तकलीफ़ है, इंसान ओल्ड एज सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए कैसी फैसिलिटीज़ वहाँ हो, बैठने की, सिक्योरिटी की, आपकी जो साइनेज है दुकानों की, नीचे दुकान ऊपर मकान, जैसे हमारे पुराने शहर बसे हुए हैं, तो वो साइनेज को कैसे एक ऑर्डर दिया जाए, सिंपल चीज़ें इस तरीके की। तो वो सब चीज़ों से ही बहुत इंपॉर्टेंस आती है। वहाँ उसमें मुझे लानी थी लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज आप और मैं उस पुराने शहर में अगर जाए और सडनली रियलाइज़ करें हमारा मोबाइल ही नहीं चल रहा, तो एकदम क्या होगा, दैट इज़ समथिंग वी कैन नॉट इग्नोर। सो किस तरीके की वाईफाई कनेक्टिविटी, किस तरीके के सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को भी शहर के अंदर इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो दैट वाज द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि यस, वी हैव टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ द फैक्ट कि ये यहाँ पे आबादी बढ़ेगी और आबादी को ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ने के लिए उसकी कैसे हमने प्लानिंग करनी है। तो बेशक एक नई टाउनशिप सोची गई है कि ब्रांड न्यू टाउनशिप बनेगी 1400-1500 एकड़ में, जहाँ पे वहाँ पे एक्सपेंशन जो होनी है सिटी की, वहाँ प्लान तरीके से हो सके। लोगों का आने के क्या माध्यम रहेंगे, तो अगर वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना है या रेलवे स्टेशन बनाना है, तो उस तरीके की प्लानिंग जो है इम्पोर्टेंट। दैट वाज द थर्ड एलिमेंट। हाउ डू यू ऐड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू द सिटी टू मेक द सिटी लिवेबल। हम कोई ये संग्रहालय तो नहीं बना रहे, ये हम एक एक्टिव लिविंग वर्किंग शहर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो मॉडर्न फैसिलिटीज जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो तीसरा एलिमेंट। आपके ओवरऑल प्लानिंग में कितना एलिमेंट है जो कि ब्राउन फील्ड है और कितना एलिमेंट है जिसको हम ग्रीन फील्ड कहते हैं, एक फ्रेश क्रिएशन है कम्प्लीटली? देखिए, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि अभी अगर आप देखें, एक लेवल पे मैं कहूँगा 70% ओल्ड है ब्राउन फील्ड, ओके, और 30% 70% जिसको आप रिवैम्प करेंगे या जी जो आपके मास्टर प्लान में है। जी बिल्कुल, थैंक और 30% नई बिल्कुल चीज़ें आ रही है। लेकिन ओवर टाइम ये नंबर बदलता जाएगा, क्योंकि जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं कि ओवर टाइम तो अयोध्या शहर जैसे कोई भी शहर होता है बढ़ता चला जाएगा, आबादी बढ़ेगी, तो जब आबादी बढ़ेगी तो और नई चीज़ें उसमें आती जाएंगी, तो वो जाके कहीं ना कहीं आपका पुराना ब्राउन फील्ड 50% रह जाएगा, नया 50% पे आ जाएगा 30 से। सो इस तरीके से वो बदलेगा। बट यस, मेजॉरिटी जो शहर है वो पुरानी शहर और उसकी जो स्पेसेस है उस पर हमने इम्पोर्टेंस। आपने एक न्यू टाउनशिप की बात की, क्या वो कुछ सैटेलाइट टाउन की तरीके से होने जा रहा है? यस एंड नो, क्योंकि वो एक तो इतने बड़े स्केल की बात नहीं हो रही जैसे NCR होता है कि पूरा एक टाउन बसेगा। ये कोई 1500 एकड़ की बात हो रही है, जो मैं नहीं मानता, बहुत विशाल भी है। बट यस, अयोध्या के स्केल के हिसाब से फिर भी एक लार्ज पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे पूरी नई डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो उस तरीके से आप इसको एक सैटेलाइट अटैचमेंट मान सकते हैं, या एक तरीके से एक नई लोकेलिटी अयोध्या शहर की वैसे मान सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज क्या क्या आपने प्रपोज किया है? कोई भी हाई एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, क्या वो उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ पे? देखिए, हमने जिस तरीके की प्लानिंग पे यहाँ पे विचार किया है, हमारे लिए हम इसे बहुत ज़रूरी मानते थे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग हाई एंड लोगों पे ही फोकस कर जाते हैं, अपनी आम जनता, आम नागरिक को भूल जाते हैं या एक सेकेंडरी रोल दे देते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था। सर, लेकिन वो टूरिज्म में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यू और वैल्यूबल टूरिस्ट आना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ देना है मैं बिल्कुल मानता हूँ वो ज़रूरी है। लेकिन अपना एक आम नागरिक, एक अपने एजेड सिटीज़न, जिसकी एक तरीके से हमेशा से ये ड्रीम रहा हो कि मैंने या इस धरती से उठने से पहले मैंने एक भगवान राम के दर्शन करने हैं, मैंने अयोध्या शहर के दर्शन करने हैं, वो चाहे उसकी पॉकेट में 100 रुपये क्यों ना हो, केवल उसके लिए भी तो ध्यान देना हमें ज़रूरी था। तो इसलिए हमने उतना ही ध्यान
एक आम आदमी के लिए दिया है जितना कोई हाई एंड टूरिस्ट के लिए दिया है। टूरिस्ट के स्केल्स आप मानेंगे डिफरेंट लेवल के होते हैं। तो सुविधाएं का मतलब है यस देयर आर एरियाज प्रोवाइडेड जहाँ पे लग्जरी टूरिज्म आ सकता है, आपके 5 स्टार होटल्स और उस तरीके का रिजॉर्ट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, आयुर्वेदिक टूरिज्म, उस तरीके के मेडिटेटिव लेवल के फैसिलिटीज़ हो सकते हैं। और उसके साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट था, और मैं तो एक्चुअली मानूंगा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा था, कि हम किस तरीके की टूरिस्ट फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि धर्मशालाज हो, धर्मशाला के रूप में दे सकें। क्योंकि जो आदमी वहाँ आ रहा है, बेशक आप उसे हम आप और मैं गरीब माने क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इतना, लेकिन उसकी जितनी मानता है ये कम तो नहीं है। तो उसके आगे ये नहीं होना चाहिए कि लोग आ रहे हैं वहाँ पे हज़ारों लाखों के तादाद में, ऐसी फैसिलिटीज़ को हम भूल गए या सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। तो होना क्या है, वही जो बड़े सुंदर हम पेवमेंट बनाएंगे वहीं पे लोग दरी निकाल के वहीं पे रात को सोएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ें हमारी एक मॉडर्न इंडिया में अब इस तरीके की प्लानिंग या लैक ऑफ प्लानिंग जिसे हम मानेंगे नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू address that level of tourist also. And across the tourism spectrum, properly things have been planned. कि और इसमें ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें अब उस मोड ऑफ थिंकिंग पे जाना चाहिए, और जा रहे हैं हमारी सरकारें, हमारा देश, कि सब कुछ हम प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट से, सरकार से ही ना एक्सपेक्ट करें कि जी सब कुछ उनको ही खोलना है, उनको ही क्रिएट करना है। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर को भी लाना हो, पीपीपी मॉडल, चाहे पीपीपी मॉडल हो, चाहे बेशक ऑक्शन ऑफ लैंड करके वो लोग आके अपनी फैसिलिटी क्रिएट करें और पैसा नहीं वहाँ फैसिलिटी देने के लिए। तो ये चीज़ का मॉडल भी यहाँ पे रहा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव। तो आपने वो किसी हॉस्पिटैलिटी क्लस्टर के लिए जगह छोड़ी है? हमने हॉस्पिटैलिटी एरियाज यस बिल्कुल डिफाइन करे हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एरियाज के लिए जगह छोड़ी है। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, आपने ये जो ओवरऑल जो प्लानिंग की है, क्या एस्टिमेट है कितने का एक्सपेंडिचर है, मतलब आने वाले सालों में या आने वाले दशकों में? क्योंकि आई वुड लाइक टू बिलीव इट विल रिमेन एन ये वर्क इन प्रोग्रेस फॉर क्वाइट सम टाइम। बिल्कुल, it will remain a work in progress, and very honestly the scale of this project, it was not just a brand new city being made. It is हमारा रोल इसमें ये था कि हम एक तरीके से एक मार्गदर्शिता दें, एक स्ट्रेटेजाइजिंग करें, एक एनालिसिस करें कि ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मास्टर प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मैं नहीं मानता कि मुझे किसी ने ऊपर से ये एक प्रदान दे दिया है कि या कि आई कैन क्रिएट व्हाट अयोध्या विल बी टुमारो। दैट इज़ नॉट, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक वे ऑफ वर्किंग। और येस आई हैव टू से कि मास्टर प्लानिंग हमारे देश में एक लेवल तक, जिसे मैं कहता हूँ आइवरी टावर्स में बैठे लोग डिसाइड कर लेते हैं यहाँ ये होगा तो यहाँ ये होगा। नहीं, इट हैज़ टू बी लिविंग वर्किंग डॉक्यूमेंट विच कैन चेंज ओवर टाइम। सो इस तरीके की सोच जब रखो तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसे प्रोजेक्ट में डिफाइन करना कि कितनी इन्वेस्टमेंट कितने साल में होगी। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आपने सारे पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पेश कर दी है। अब कैसे मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करती है, यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर सपोज प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आगे आता है और प्राइवेट सेक्टर में वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ क्रिएट होती हैं कि वो होटल्स बना रहे हैं 3 स्टार 4 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, तो वो एक अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें कि हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे बने, क्यों ना यहाँ पे वैदिक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए, क्यों ना यहाँ पे आयुर्वेदा का वर्ल्ड आयुर्वेदा सेंटर ऐसा बने जो विश्व में नहीं कहीं पे हो और विश्व स्तरीय बिल्कुल इन ट्रू सेंस हो। तो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्राइवेट एंटरप्राइज को भी लाया जा सकता है या गवर्नमेंट भी सेट कर सकती है। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज दैट हैव बीन लेफ्ट ओपन टू टेक द राइट कोर्स ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम ऐसी सिटी हाई हैंडेड तरीके से, जो मैंने अभी पहले कहा, बने कि हम ही डायरेक्ट कर रहे हैं कि जी आम आदमी या वहाँ के हर सिटीजन को, हर विजिटर को हमारे तौर तरीके से ही रहना है या आना है। सो टाइम विल शो the right. I got your point. But tell me one specific thing. I mean, after the unveiling of the temple, in next 2 years, what all will be added, which we can expect to happen in the near run? Yes, I can share that with you कि यहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट हो रही है, हाँ जी, और नहीं उसे विस्तार एक्सपेंड किया जा रहा है। सिमिलरली एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट की।
बस टर्मिनल जो है वहाँ के उसको इंटरस्टेट बस टर्मिनल उसको प्रॉपर एक्सपेंड किया जा रहा है और अगेन विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, रोड्स की लेइंग प्रॉपर करी जा रही है, वाइडनिंग करी जा रही है, दैट कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड। उसके अलावा आप देखें तो जो यहाँ पे होटल्स और धर्मशालास का सेटअप किया जा रहा है। अगले 2 साल में आप देखेंगे जो यहाँ के द्वार, जैसे शहर में एंटर करने के लिए बहुत सुंदर द्वार क्रिएट किए जा रहे हैं, वो हो रहा है। और ये सब चीज़ें हम अगले 2 साल में ज़रूर वहाँ देखेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना भूल गया। आप जैसे आपने एक मुझे रिस्पॉन्स दिया था कि यू क्लोजली एग्जामिन एंड स्टडी द मॉडल ऑफ वेटिकन सिटी, उसके अलावा किसी और होली सिटी पर आपने नज़र डाली थी जिनको हम ग्लोबल होली सिटी के तौर पे देखते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसा कहा, हमने वेटिकन सिटी को स्टडी किया और देखा वहाँ पे किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, कैसे जब छोटे से शहर में देश मानते हैं लोग उसे, वहाँ पे एक सीमित आबादी जो वहाँ परमानेंट रहती है, बट इतने पर्यटक, इतने टूरिस्ट, इतने रिलीजियस माइंडेड लोग वहाँ पे आते हैं, तो वो किस तरीके से वो सरवाइव कर पाती है प्लेस, बिकॉज यू हैव अ far greater transit population compared to permanent population. So that aspect was important for us to see at a global scale कि किस तरीके से हैंडल हुआ। और उसके अलावा फिर अपने देश में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान है, जैसे काशी का मैंने आपको बताया। उसके अलावा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उसमें भी इस तरीके से हमने उस पर गौर किया। साउथ में तिरुपति है, उस पर हमने गौर किया। पुरी को ईस्ट में देखा, तो यहाँ तक कि जो अपना कामयाब टेम्पल है गुवाहाटी में, वहाँ पे कैसे लोग पहुँचते हैं इतनी दूर, तो ये चीज़ों को हमने स्टडी किया। हमने माता वैष्णो देवी का जो है जम्मू के पास तीर्थ स्थान, उसको स्टडी किया। बट इम्पॉर्टेंटली अगर आप प्रायोरिटी में पूछें तो मैं कहूँगा काशी, गोल्डन टेम्पल, तिरुपति और उधर वेटिकन। आपके इलस्ट्रियस करियर का ये सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है अभी तक? जी। देखिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात एक प्रोजेक्ट की नहीं है, बात पूरे शहर की है। पूरे शहर की तो साइज में और हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस में तो ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो उस तरीके से तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू Almighty God, to Bhagwan Shri Ram, and of course our government to have that confidence in Indian consultants to be able to stand out there and create these visions for our cities for the future. So I'm very happy and proud to do that, and yes, it हमारे करियर में ये बहुत ही one of the most important projects मैं ऐसे कहूँगा, if not the most important project. एक आखिरी पॉइंट आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, इन द बेस्ट केस सिनेरियो 2030 का अयोध्या आज की अयोध्या से कितना डिफरेंट होगा, अगर आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सके? ये मैं कहूँगा कि आज की अयोध्या से तो वो पता नहीं कितना मल्टीपल टाइम्स सुनहरा होगा। इसको मैं किस तरीके से आपके सामने लाऊं, आई थिंक एक अलग ही रूप होगा, एक अलग ही रूप जो हमने सिर्फ जिसके बारे में पढ़ा है, सुना है बचपन में, जिसके बारे में ड्रीम किया है, लेकिन वहाँ जाओ तो कुछ और ही हकीकत थी। वो हकीकत पुरानी हो जाएगी, वो हकीकत विल फेड इनटू डिस्टेंट मेमोरी। इट विल बी अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड सिटी। सो कोई मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं मैं दूंगा उसे, बट इट विल बी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिटी। अ ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक यू फील दैट यू आर इन दैट ब्यूटिफुल सेंचुरीज ओल्ड अयोध्या जो आप और मैंने जिसको ड्रीम किया हुआ है और जो हमारे सबकॉन्शियस में बसा हुआ है। बिल्कुल, जो सबकॉन्शियस में बसा हुआ। Thank you so much for your time, and we will all wait to see how it really evolves in the coming years. As I said, it's going to be a work in progress for many years to come. बिल्कुल। Thank you so much. Thank you very much.